नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं अन्ना आंदोलन की समीक्षा की। यह आंदोलन हुआ और आंदोलन ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो प्रयास किया, वो प्रयास कहीं पर लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज समीक्षा करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। हमारे साथ बजरंग मुनि जी हैं, जो इस आंदोलन की समीक्षा के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं विद्याशंकर जी तिवारी। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। हम इस आंदोलन की समीक्षा करते समय ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आंदोलन क्या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया या नहीं। अन्ना भी एक बार ये लास्ट में ये कहते हुए दिखाई दिए, जब उन्हें लगा कि ये तो अब वो अपने उस गोल को अचीव नहीं कर रहे हैं जो सरकार को उन्होंने धक्का दिया था, तो फिर से एक बार उन्होंने रिवर्स मारा और कहने लगे कि अब मैं गांव गांव जाऊंगा और देश को जगाऊंगा। इससे पहले बजरंग मुनि कई महीने से देश की यात्रा पर निकल चुके हैं और 12 प्रदेशों की यात्रा करके अभी लौटे हैं। उन्होंने गांव गांव जगह जाने और देश को जगाने की बात यानी पहले से शुरू कर रखी थी, और खास तौर पर वो अपने ग्राम सभा सशक्तिकरण के इशू को लेकर के गांव गांव निकले भी थे। सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे कि इस यात्रा में किस तरह का संदेश गांव वालों को दिया गया। जी, हम लोगों ने करीब 11-12 प्रांतों में भ्रमण किया 60 दिनों में, और हम 70 स्थानों पर अपना भाषण भी दिए। बिल्कुल। हम लोगों ने एक संदेश दिया समाज को जी। कि इस समय वर्तमान समय में सत्ता से कोई किसी तरह की समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो ये प्रयोग करके देखा है, सत्ता में रह करके देखा है, और सत्ता में रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। तो हम एक निष्कर्ष समाज को दिए। दूसरा निष्कर्ष हम लोगों ने ये समाज को दिया कि ये भ्रम है कि चरित्रवान लोग सत्ता में जाएंगे तो किसी प्रकार का सुधार हो जाएगा, क्योंकि चरित्र से वर्तमान समय में कोई सुधार, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। और तीसरा संदेश हम लोगों ने दिया कि अन्ना जी जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन का हम सारे लोग पूरी ताकत से, जोर से समर्थन और सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी प्रकार के परिणाम की आशा समाज को नहीं करनी चाहिए। आंशिक माने 5% या 10% ही उससे लाभ होने की संभावना है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये 3 संदेश हम लोगों ने समाज को दिए हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने शुरू किया अन्ना आंदोलन, अन्ना खुद उस विषय को अब माने आपसे काफी बाद में ले रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने का सोचा ही नहीं। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अन्ना ने अपने आंदोलन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही किया, लेकिन उस आंदोलन के अंदर उन्होंने ग्राम सभा सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया, यानी गांव को जगाने का मुद्दा उठाया, और वो उस पर अब लौट कर आने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनका आंदोलन एक तरह से यानी सतह पर है। नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि अन्ना जी को प्रारंभ ही ग्राम सभा सशक्तिकरण, राइट टू रिकॉल, संविधान की मुक्ति, इस प्रकार के विषयों को सामने लेकर के आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन अन्ना जी नहीं समझ पाए, या अरविंद केजरीवाल नहीं समझ पाए, अथवा उन्होंने परिस्थितियों को ऐसा समझा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रारंभ में उठाया। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे में वो इस प्रकार जाल में फंस गए कि वो ये राइट टू रिकॉल और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और संविधान सब, वो उस जाल से निकल ही नहीं पा रहे हैं, निकल सकते भी नहीं है कभी भी। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। एक तो ये कि समस्याओं का समाधान सत्ता से नहीं हो सकता, और चरित्रवान लोग यदि वहाँ तक पहुँचते भी हैं तो भी उनसे बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं खामी सिस्टम में है, लोगों में नहीं। तो फिर समस्या का समाधान हो कैसे? समाधान समस्या का तो इस प्रकार से होगा कि जब तक, देखिए, आप इस बात को मान करके चलिए कि भ्रष्टाचार वर्तमान राजनीतिक केंद्रीकरण का परिणाम है, कारण नहीं है। जब तक पावर केंद्रीकरण होता रहेगा, सेंट्रलाइज होता रहेगा, तब तक भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती रहेगी, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। आप उसमें से थोड़े थोड़े पत्ते तोड़ करके भले ही कम करें, लेकिन अगर पत्ते हजारों पैदा हो रहे हैं और 5 पत्ते आप तोड़ देंगे तो पत्ते तो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है कानूनों की अधिकता से,
भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है सत्ता के केंद्रीयकरण से, और लगातार जब अधिकार केंद्रित होते जा रहे हैं किसी के पास, तो आप भ्रष्टाचार किस तरह से दूर कर लेंगे? ये पत्ते तोड़ेंगे? नहीं, केंद्रीकरण से एक बात तो समझ में आ रही है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये होता है, सत्ता का ये चरित्र ही है, ऐसा होता सही है। है, हाँ। लेकिन जहां तक विकेंद्रीकरण की बात है कि विकेंद्रीकरण से शायद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। आप भी गांव को समझते हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। जहां ग्राम पंचायतों तक जब भी पैसा पहुंचा, जो राजीव गांधी ने पंचायती राज का सिस्टम ले आया, जब भी पैसा पहुंचा, तो जो हाल केंद्र का है, जहां से वो पैसा चल रहा है, वही ट्रेल तक पहुंचते पहुंचते वही हाल उसका भी है। गांव में भी भ्रष्टाचार, वहां पे भी भ्रष्टाचार। आप पैसा, आप कह रहे हैं विकेंद्रीकरण जी, मैं विकेंद्रीकरण की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अलग होता है, अकेंद्रीकरण अलग होता है। नहीं, क्या दोनों को कैसे डिफाइन करें? दोनों को, अकेंद्रीकरण को तो अंग्रेजी में कहते हैं नॉन सेंट्रलाइजेशन, और विकेंद्रीकरण को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम अपने अधिकार किसी सरकार को सौंपते हैं और सरकार मेरे अधिकार किसी अन्य इकाई को देती है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या कलेक्टर हो या कोई भी और हो, बिल्कुल। तो जब किसी अन्य इकाई को दिया जाता है तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर वो अधिकार ग्राम सभा को दे दिए जाएं तो वो होगा नॉन सेंट्रलाइजेशन। तो सरकार पंचायतों को दे रही है तो भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि पंचायतों को जो दिया गया वो पंचायतों का अधिकार नहीं था, वो अधिकार तो गांव वालों का था। तो गांव वालों के अधिकारों को आपने अपने पास ले करके और वो दे दिया पंचायतों को, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो भ्रष्टाचार का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। जो पैसा एक जगह इकट्ठा करोड़ों अरबों रुपया जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो बहुत से सरपंच लोग मिलकर के उतना भ्रष्टाचार करने लग गए। बुरा क्या हुआ इसमें? अच्छा नहीं हुआ। मान लीजिए एक आदमी खा जाता 100 करोड़ और 100 आदमी मिलकर खा गए 1-1 करोड़, और 1 लाख आदमी अगर मिलकर के 1-1 हजार खा गए, तो सारा भ्रष्टाचार तो कुल मिलाकर उतना ही हुआ। विकेंद्रीकरण हो गया भ्रष्टाचार। चलिए आपकी इस बात को मान लेते हैं कि सारा भ्रष्टाचार उतना ही हुआ, तो क्या कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति भ्रष्ट हो, मतलब उसका कोई चरित्र ही ना हो, चाहे मजबूरी में ही सही, यदि कोई निजी रूप से ईमानदार है तो उसको ईमानदार रहने ही ना दिया जाए? आप क्यों ये चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति भ्रष्ट हो और बाकी लोग? मेरा तो ये कहना है कि अगर 121 करोड़ लोग मिलकर के सारा पैसा बांट लें तो इसमें क्या गड़बड़ है? नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं कि एक ही आदमी भ्रष्ट हो, हम ये चाहते हैं कि देश में ईमानदार लोग भी हों। यदि उससे ईमानदारी खत्म हो रही है तो फिर एक ही आदमी को भ्रष्ट रहने दीजिए। नहीं, तो मेरा ये कहना ये है कि एक ही आदमी क्यों भ्रष्ट रहेगा? भ्रष्टाचार को विकेंद्रित होने दीजिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर पावर वहां से, पावर यदि नीचे गया ऊपर से, तो पावर नीचे जाएगा तो भ्रष्टाचार विकेंद्रित होगा, और विकेंद्रित होते होते जब ग्राम सभा को पावर दे दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आप कह रहे हैं मजबूरी अगर है तो 125 के 125 करोड़ लोग भ्रष्ट हो जाएं। मालिक बना दो ना भाई। अगर 125 करोड़ लोग, मालिक भ्रष्टाचार कभी करता है क्या? मालिक तो अपने काम में भ्रष्टाचार नहीं करता है। भ्रष्टाचार करेगा तो मैनेजर करेगा। तो यदि आपने 121 करोड़ लोगों को 90% मामलों में मालिक बना दिया तो भ्रष्टाचार तो 10% में ही होगा ना। और आपने अगर उन लोगों को 121 करोड़ लोगों को गुलाम बना दिया, सारा पावर अपने पास कर लिया, तो भ्रष्टाचार तो आपके पास जमा हो गया सारा का सारा। चलिए आपने एक नया शब्द बताया कि अकेंद्रीकरण। अकेंद्रीकरण से आपका मतलब है कि ग्राम सभा में जो भी गांव के सदस्य हैं उन तक वो पहुंचे। हाँ, लेकिन मॉडल क्या होगा? कैसे पहुंचे? कहना तो आसान है कि हर व्यक्ति तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? नहीं, कैसे पहुंचाने की क्या जरूरत है? आप छोड़ दीजिए ना, आप निजीकरण कर दीजिए। आप स्कूल मत चलाइए, आपकी ठेकेदारी नहीं है, आप बेईमान हैं, आपकी नीयत खराब है जी। आप समाज को ठगना चाहते हैं, आप बंदर के समान बन करके और बिल्लियों की रोटी खाना चाहते हैं। आप काहे को स्कूल चलाइएगा? चलाने दीजिए गांव वालों को अपना स्कूल। गांव वालों को पढ़ना होगा अपना स्कूल चलाएंगे, गांव वालों को पढ़ना होगा तो फीस देंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं देंगे। अगर गांव वाले नहीं पढ़ रहे हैं, इस बहाने से आप भ्रष्टाचार करने के अवसर खोज रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे बच्चों को। गांव में लोगों को झोपड़ी बनाने की औकात नहीं है, ऐसे मतलब वो स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे? अगर गांव वालों को झोपड़ी बनाने की औकात नहीं है तो गांव वालों को वोट देने की औकात है। गांव वाले झोपड़ी अगर नहीं बना सकेंगे तो गांव वालों का वोट लेकर के उन्हीं गांव में से एक आदमी चुना जा रहा है ना, कि कोई ज्यादा योग्य हो जा रहा है।
आप ये बताइए कि 100 मूर्ख और 100 मूर्खों में से या 100 अयोग्य लोगों में से अगर एक आदमी चुन लिया गया तो ये 100 लोग जब थे तो 100 लोग झोपड़ी नहीं बना सकते थे, और 100 में से एक आदमी चुन लिया गया तो वो इतना योग्य हो गया कि 100 लोगों का महल बनवा देगा। ये तो विचित्र तर्क है। क्या उसके अंदर ज्यादा योग्यता क्या हो गई? जैसे 100 लोग थे वैसे वो भी है, तो उसको चुनने से क्या क्या लाभ हो गया हमारे सामने? नहीं, आपकी बात ठीक है। प्लेटो भी यूटोपिया की बात करता था। आप भी सैद्धांतिक रूप से मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि गांव वाले ऐसा करें, लेकिन कैसे करे गांव वाले? वही जो गाँव वाले सवाल उठा रहे हैं करें कि या झोपड़ी ना बना करें? नहीं सकता, मेरा स्कूल ये- कैसे मेरा चलाएगा? ये कहना है गांव वाले करें या ना करें, आप तो छोड़ दीजिए, अराजकता फैलने दे। ये अराजकता हो जाएगी क्या अगर गांव वाले अपना स्कूल खुद चलाने लग जाएंगे? नहीं नहीं, मतलब कहाँ से शुरुआत हो? ये सरकार ने आज ही बंद कर दिया, ठीक है हम स्कूल नहीं चलाते हैं। सरकार का काम होता है कुल मिलाकर 5। जी, ये अन्ना जी नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार का काम यह नहीं है कि सरकार स्कूल चलावे, सरकार राशन दे। सरकार का काम होता है सुरक्षा और न्याय। ये सरकार की आवश्यक दो बड़े काम जरूरी है। तो सरकार को 5 विभाग अपने पास रखना चाहिए: सेना, पुलिस, न्याय, वित्त, विदेश। 5 काम सरकार रखे, बाकी सारा ग्राम सभाओं को दे दे। ग्राम सभाएं अपने अधिकार जो नहीं चला सकेंगी वो ब्लॉक को दे देंगी, ब्लॉक जो नहीं चला सकेगा जिले को दे देगा। मान लिया ग्रामों में तो ये ग्राम सभा कुछ ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है, लेकिन शहरीकरण में तो ये सब सिस्टम खत्म हो नहीं, गया। शहर को आप एक वार्ड उसको ग्राम बना दीजिए ना। सारे देश में लगभग 1000 की आबादी पर या 1200 की आबादी पर एक आप घोषित कर दीजिए, एक वार्ड हो गया। सोसाइटीज के अंदर जो है एक फ्लैट में रहने वाला आदमी दूसरे फ्लैट में रहने वाले आदमी के बारे में नहीं जान पाता है, एक अपने 10-20 साल के पूरे ठीक लाइफ बात है, में बिल्कुल कैसे सही हो, है। कैसे संभव हाँ, होगा? तो ये सारे हिंदुस्तान की बात एक तो प्रधानमंत्री जान जाएगा। जब एक बगल के आदमी की बात नहीं जान पाता है, आप ही का तर्क है ये कि बगल के आदमी की बात नहीं जान पाता है तो प्रधानमंत्री जान जाएगा। इसलिए ये केंद्रीकरण घातक है। बगल वाला जितना जानेगा, थोड़ा जाने या ज्यादा जाने, कुछ तो जानेगा। कि प्रधानमंत्री जान जाएगा, हमारा मुख्यमंत्री जान जाएगा, हमारा कलेक्टर जान जाएगा हमारे गांव की बात। तो इसलिए गांव के मुद्दे गांव को दे दीजिए सीधे सीधे। ये भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण है कि पावर सेंट्रलाइज हो रहा है और पावर का केंद्रीकरण होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अन्ना जी ने भूल की कि अन्ना जी ने लोकपाल के मुद्दे को उठाया। अन्ना जी ने भूल की, अन्ना जी ने लोकपाल का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अन्ना जी ने ग्राम सभा सशक्तिकरण नहीं उठाया, संविधान में सुधारों की बात नहीं उठाई, नेता और कर और कानून में जो बदलाव होने चाहिए, जो सम्यक परिवर्तन होना चाहिए, वो विषय नहीं उठाया। क्या अन्ना आंदोलन ने, अन्ना हजारे ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, उस भ्रष्टाचार के इश्यू को लेकर के आप कोई समीक्षात्मक विषय रखना चाहेंगे? जी, मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार नियंत्रण का मुद्दा नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि सरकार की नीयत खराब है। और सरकार की नीयत खराब है तो ये इन आदेशों की समीक्षा से कुछ नहीं होगा। सरकार एक आदेश तोड़ेगी, दूसरा दे देगी। सरकार के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। अन्ना जी ने ये नहीं किया। सरकार के अधिकारों की समीक्षा करना चाहते थे, लेकिन अन्ना जी की जो टीम थी उसने पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार पर भी कार्य होना चाहिए। मैं उनका समर्थक हूं। हम लोगों ने पूरी मदद की है अन्ना जी के आंदोलन की, क्योंकि वह आंदोलन गलत नहीं है। उस आंदोलन के परिणाम कुछ न कुछ अच्छे ही निकलेंगे, लेकिन वह आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए कि राजनेता अपने अधिकारों को घटने नहीं देना चाहता है। तो इसलिए अन्ना जी ने जैसे एक गलती की, और वो गलती ये हुई कि अन्ना जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। ये तो भूल हो गई हम लोगों की। अन्ना जी को लोक संसद का मुद्दा उठाना चाहिए। मेरी तो सलाह रही है हमेशा कि लोक संसद का मुद्दा उठाना चाहिए। अन्ना जी कह रहे हैं जन संसद। जन संसद माने क्या? जनता। अरे तो जनता तो पूरी की पूरी यही है, फिर जन संसद क्या शब्द आएगा? अन्ना जी ने अब गलती से कह दिया संसद सर्वोच्च है। कहीं संसद भी सर्वोच्च होती है? संसद तो जनता की मैनेजर होती है। लोक और तंत्र में लोक होता है मालिक
और तंत्र होता है मैनेजर। और अन्ना जी ने कह दिया संसद सर्वोच्च होती है। संसद किससे सर्वोच्च होती है? लोक से भी ऊपर होगी क्या संसद? तो अब ये संसद सर्वोच्च कह करके वो फंस गए। अन्ना जी को यह कहना चाहिए था कि संसद वर्तमान व्यवस्था में तो ऊपर है, लेकिन वास्तव में जनता से ऊपर नहीं है, जो वो कभी कभी बोलते भी हैं। नहीं अब जन तो संसद- ये मैं जानना चाहूंगा कि दो भले मानुसों के बीच यानी अन्ना हजारे और बजरंग मुनि के बीच में ये गैप क्यों बना कोई हुआ है? गैप तो है ताकि ही नहीं लोग है, बिल्कुल गैप नहीं है। अन्ना हजारे जन संसद बोल रहे हैं, आप लोक संसद बोल रहे हैं, समझने में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ जा रही नहीं, है। यदि अन्ना हजारे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बात कुछ दिन के बाद समझ लेंगे। अन्ना जी जब, भाई अन्ना जी को अभी तो धोखा हुआ है ना, अन्ना जी फंस गए इस आंदोलन में। तो अब इस आंदोलन में वो फंस गए, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उठाएंगे लोक संसद की क्या बात। आपको लग रहा है कि जिस अन्ना जी की बात सरकार ने अपने अधिकारों में कटौती की बात नहीं मानी, वो सरकार लोक संसद के लिए तैयार हो जाएगी? लोक संसद के लिए तैयार होगी या नहीं होगी यह बाद की बात है। एक बात बताइए ना भाई, सीधी सी तो बात है कि हमने अपनी बंदूक किसी अपने पहरेदार के हाथ में दे दी जी। और उस पहरेदार की हो गई नीयत खराब। वो पहरेदार मेरी हत्या करना चाहता है कि मालिक को अगर मार देंगे तो सारा मेरे कब्जे में आ जाएगा। वह बंदूक कैसे वापस ली जाए, यही तो मुख्य मुद्दा है। तो हमारी जो संसद है उसके हाथ में किसी तरह छल कपट से, गलती से, जानबूझकर जो भी हमसे भूल हुई हो, ये पता नहीं, ये अभी हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं कहाँ भूल हुई, लेकिन हमारी जो बंदूक थी वो हमारी संसद के पास चली गई और संसद ने संविधान संशोधन का अपने पास अधिकार ले लिया। जो छल कपट उन लोगों ने किया हो, अब संविधान संशोधन का अधिकार उनके पास चला गया। यह अधिकार जब तक उनके हाथ से वापस नहीं आएगा तब तक मालिक को रात भर नींद नहीं आएगी। आप भी कहते हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सेम वर्ड्स जो है अन्ना हजारे भी बोलते हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप दोनों में से कोई विकल्प खड़ा करने की बात नहीं करता है। यानी विकल्प तो एक ही है, सीधा एक विकल्प है कि राजनेताओं के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। खास करके संविधान संशोधन का अधिकार वर्तमान संसद के पास 3 अधिकार हैं। कार्यपालिका की समीक्षा वो करती है वर्तमान संसद, विधायिका उसके पास पूरी की पूरी है, कानून बनाने का अधिकार तो उसी के पास है सारा का सारा। हाँ, मैं कहना चाहता हूं नेता खुद को सर्वोच्च मानने लगे हैं। लोकपाल की महाबहस में ये सारी चीजें सामने आई हैं। वो जनता को ये सड़क का आदमी कानून कैसे बना देगा, इस तरह से ये भाषा बोलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि वो आप उनके अधिकारों की समीक्षा, यानी लोक जिसको कह रहे हैं, क्या वो सांसदों के अधिकारों की समीक्षा कर पाएगा? और केवल समीक्षा कर दी तो समीक्षा के बाद उसके अधिकारों में कटौती कर पाएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी नेता इस प्रकार से पावरफुल होता है तो कहीं न कहीं जनता कोई मार्ग निकाल लेती है। जयप्रकाश आंदोलन के समय हम लोगों ने देखा कि जनता ने सोचा कि हम इस प्रकार के सांसद भेजें वहाँ पर कि जो संविधान में संशोधन करके जनता को पावर दें। यही अटल बिहारी वाजपेयी, यही मुरारजी देसाई उस समय कहते थे कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जब पावर में बैठे तो बदल गए। दूसरा प्रयोग अभी अन्ना जी ने किया। अन्ना जी यदि यह प्रयोग न करके, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर न करके और राइट टू रिकॉल के मुद्दे पर करते, या संविधान संशोधन के लिए अलग लोक संसद होनी चाहिए, इस मुद्दे पर किए होते तो इसका परिणाम निकलता। अब उन्होंने एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा लिया, उसका परिणाम तो कुछ खास निकलना था ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा सारी जनता में मुझसे लोग पूछते थे अन्ना हजारे कौन है और लोकपाल क्या है। न जनता अन्ना हजारे को जानती थी और न लोकपाल को जानती थी, और सड़क पर जनता निकल आई। क्यों निकल आई? वो अन्ना हजारे के पक्ष में निकली होती तो जानती होती। जनता इसलिए निकल आई कि जनता ने यह सोचा कि वर्तमान राजनेताओं से या पार्लियामेंट पर नियंत्रण के लिए कोई आदमी बात कर रहा है, इसलिए जनता निकल आई। ठीक बात।
अगर आगे कोई और इस प्रकार का आंदोलन होगा तो जनता निकल कर आ जाएगी, जनता माने गड़बड़ नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आपने देखा है ना, मिस्र में हुआ है, ट्यूनीसिया में हुआ है, कहाँ से जनता आ गई, कौन नेता बुलाया था? 1 घंटा में सारी करोड़ों जनता आ गई, सारा संविधान समुद्र में डाल दिया गया और सारे नेता किनारे कर दिए गए और जनता ने वहां पावर ले लिया। और यदि वो भी नहीं हुआ तो चौथा आपने देखा है लिबिया में, मरेंगे और मारेंगे, जरूरत पड़ेगी अमेरिका को आमंत्रित करेंगे। मेरा ये कहना है कि वर्तमान भारत की संसद और वर्तमान राजनेता जनता के धैर्य की परीक्षा न लें और वे अपने अधिकारों में कटौती करने को तैयार हो जाएं, अन्यथा जेपी आंदोलन होगा कि अन्ना आंदोलन होगा कि रामदेव आंदोलन होगा कि मिस्र और ट्यूनीसिया बनेगा कि लीबिया बनेगा, क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन जनता इस प्रकार से गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं। ये माना जा रहा है कि भारत, मिस्र और ट्यूनीसिया इसलिए भी नहीं बनेगा कि भारत में लोकतांत्रिक हवा बहती है, जिसके कारण से वो जो गुबार पैदा होता है जनता में, वो कहीं ना कहीं बाईपास निकल जाता है। हाँ, तो ये जो गुबार जब जनता जान जाएगी कि ये लोकतंत्र ढोंग है, वास्तव में लोकतंत्र नहीं लोक स्वराज्य होना चाहिए, वास्तव में भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसमें लोक और तंत्र ये दोनों मिलकर के व्यवस्था करेंगे। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिस दिन जनता जान जाएगी ये सारा धोखा गुबार उबार निकालने वाला जो कर रहे हैं ना, ये सारा हवा हो जाएगा और जनता इन लोगों के, क्योंकि जनता देख रही है। अच्छा, आपने मिस्र में कहाँ सुना था कभी भी? मिस्र में तो एकाएक हो गया, तो जनता कब उबल जाएगी क्या पता है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनमानस इतना परिपक्व हो चुका है कि उसे इतना अधिकार दिया जाना चाहिए और वो डिसाइड कर लेगा? अगर नहीं हो चुका होता तो एक अज्ञात अन्ना और अज्ञात लोकपाल के पीछे सारा हिंदुस्तान कूद पड़ता क्या? आप कैसे कह सकते हैं देश की 30% धरती पर नक्सलवादी अलग हिंदुस्तान चलाते हैं और भी अलगाववादी संगठन देश में काम करते हैं, ऐसी स्थिति में जनमानस एक है, इसकी गारंटी कैसे दी जा सकती है? नहीं, जनमानस तो एक है, सर, यहाँ एक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि अन्ना आंदोलन जो चला तो उस आंदोलन में नक्सलवादी क्षेत्रों में भी लोगों ने अन्ना का साथ दिया, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों में भी दिया, मुस्लिम क्षेत्रों में भी दिया, सारे देश के सब प्रकार के लोगों ने अन्ना का साथ दिया है। तो अन्ना को जनता ने साथ देने में कहीं कोई कंजूसी नहीं की है। टीम अन्ना को बार बार बोलना पड़ा कि नहीं हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, नहीं हम दलित विरोधी नहीं हैं, और दोबारा जो अनशन किया गया अन्ना द्वारा तो दलितों ने वहां पर पर्चे भी फेंके, काले झंडे भी दिखाए। दलितों ने नहीं फेंके, दलित तो सारे लोग, दलित और मुस्लिम ये तो भेद ही मिट गया था सारा का सारा। दलितों के ठेकेदार जो दलितों का हक चूस चूस करके खा रहे हैं, माने मुसलमानों के ठेकेदार जो मुसलमानों के नाम पर सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसे ठेकेदार लोगों ने पर्चे फेंके, ऐसे ठेकेदार लोगों ने ये सारा विरोध किया। कहीं दलित मुसलमान गरीब अमीर कोई भेद नहीं था किसी भी प्रकार का देश में। ये ठेकेदार जो सरकारी एजेंट हैं। अन्ना के आंदोलन की फिलहाल दिशा क्या होनी चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न अन्ना है के देश के आंदोलन सामने। की दिशा सीधी यह होनी चाहिए थी, जिस दिन अन्ना जी ने 27 या 28 अगस्त को विजय जुलूस निकाला अपना, उस दिन अन्ना को मान लेना चाहिए था कि लोकपाल की लड़ाई हमारी अब हो गई पूरी। चाहे कमजोर लोकपाल आएगा, मजबूत लोकपाल आएगा, कोई बात नहीं है, जनता ने दिखा दिया, अपनी ताकत दिखा दी। और वहां से अन्ना हजारे को अपना स्टैंड बदल लेना चाहिए था कि अब हमारी लड़ाई इस दिशा में जाएगी कि लोक होगा मालिक और तंत्र होगा मैनेजर, इस दिशा में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वहां उनको अपनी दिशा बदल देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बदल पाए, और नहीं बदल पाए तो उसका आज परिणाम आपको ये नहीं लग रहा है कि बातें कहने में जितना अच्छी लग रही है कि लोक संसद होनी चाहिए और जनता को सब कुछ दे दिया जाना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है? अराजकता की तरफ हम बढ़ेंगे। हम अराजकता की तरफ, यदि गुलामी के बजाय अराजकता की तरफ जाएंगे तो जाने में कुछ गड़बड़ नहीं है। आप ये बताइए कि क्या गुलामी अच्छी है, क्या तानाशाही अच्छी है? आज हमारे देश के नेता लोग सब, पूरा तंत्र, नेता ही नहीं पूरा तंत्र, तंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका,
ये तीनों को मिला करके तंत्र बना है। ये सारा जो तंत्र है यह तानाशाही की दिशा में बढ़ रहा है, अपना मनमाना वेतन बढ़ा ले रहा है और वसूल कर रहा है लोक से। आप और अन्ना सरीखे लोग क्यों नहीं एक राजनीतिक दल बना करके उस सिस्टम पर पहुंच जाते हैं कि फिर जो आप चाहते हैं, जो आपके सपनों का भारत है, तब आप उसको बदलने की सोचें। तब देखना चाहेगा देश की अन्ना क्या अपनी अपनी जो पावर्स उन्होंने जो अन्ना की पार्टी या आप लोग जो मिलकर एक ढांचा बनाते हैं, तब आप लोग कितना पावर्स देश को दे पाते हैं, जन को दे पाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये कहा है कि सत्ता से समाज की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। सत्ता अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में समाज क्या करेगा? समाज तो पंगु है। समाज क्या करेगा? उसने दिखाया है ना कई जगह पर, तो दिखाएगा समाज। लेकिन वो क्या करेगा समाज वो मैं कैसे बता सकता हूं? मेरी बंदूक। लेकिन दूसरे आंदोलन में दिख गया कि समाज निराश था और उतनी भीड़ नहीं जुट पाई जितनी भीड़ अन्ना के पहले आंदोलन में दिखी। तो अन्ना के पहले आंदोलन में भीड़ जुटी, ये बात सही है कि भीड़ जुटी। उन लोगों ने लोकपाल लाने का दे दिया। मैं आपको एक बात साफ बता दूं पूरी तरह से कि सारे राजनीतिक दल अंदर अंदर एक हैं। ये कांग्रेस और भाजपा और कम्युनिस्ट और सपा फलाने ठिकाने ये सब नाटकबाजी है। अंदर में सारे लोग एकजुट हैं इस बात के उनका लिए। अपना स्वार्थ एकजुट होने को मजबूर कर रहा है। लेकिन अभी तक आपने जितने आंदोलनों का उदाहरण दिया, चाहे मिस्र हो, चाहे ट्यूनिसिया हो, चाहे लीबिया हो, आपको नहीं लगता कि वहां का भी आंदोलन कहीं ना कहीं दिशाहीन था? कोई अल्टरनेटिव पेश नहीं कर पाया। आंदोलन सफल हो जाने के बाद वहां की परिस्थितियां बताती है कि बिना अल्टरनेटिव के आप जो आंदोलन करते हैं उसका बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ कोई मतलब ना हो। मैं जानता हूं कि इस प्रकार के जो आंदोलन दिशाहीन आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों के कोई खाका अच्छा खाका नहीं बन पाता है। लेकिन यदि गुलामी है तो गुलामी से मुक्ति के लिए खाका बनाने का कोई अभी अवसर दिख नहीं रहा है। विषय यह है कि जो जैसा विद्या जी कह रहे हैं कि अराजकता की ओर न समाज को ले जाकर, क्या बजरंग मुनि और अन्ना हजारे जैसे लोग देश में 1000 युवा इस तरह के तैयार नहीं कर सकते जो देश को उस वहां तक पहुंच सकें और फिर देश को आपके अनुसार दिशा दे सकें? आप बता रहे हैं 1000 युवा, हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने 5 युवा तैयार किए थे। मैं आपको बताऊंगा आगे चर्चा में, तो आज तो समय नहीं है उतना, लेकिन मैं अगले सप्ताह की चर्चा में आपको बताऊंगा कि आप कह रहे हैं कि 1000 युवा तैयार करने की, और हम लोगों ने 5 युवा तैयार किए थे और पांचों जाकर के वहां पावर में गए तो भ्रष्ट हो गए। मतलब तो हम हमेशा के लिए निराशा में डूब गए? एकदम आप बिल्कुल निराशा में नहीं, आप इस आशा में डूबिए कि जब तक पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता है। आप चाहे एक नहीं, वहां कोई चरित्रवान भेज दीजिए, या तो चरित्रवान सारे हिंदुस्तान में सब कोई जान रहा है कि कोई चरित्रवान अभी चुनाव जीत नहीं सकता है। अब अगर कोई चरित्रवान चुनाव जीत गया तो चरित्रवान नहीं रहेगा, और अगर रह गया तो वहां से निकाल दिया जाएगा। हम काहे को उम्मीद करें वहां चरित्रवान भेजने के लिए? या तो चरित्रवान जा नहीं सकेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जब कोई चरित्रवान चुनाव जीत ही नहीं सकता है और जाएगा तो वहीं उसको शामिल ही होना है, और नहीं तो निकाल दिया जाएगा। हम ये व्यर्थ में पेड़ पर चढ़ने उतरने कसरत क्यों करें? माने आंदोलन की जो ये मुहिम है, ये आंदोलन की मुहिम हमने बहुत कोशिश की बजरंग मुनि जी को इस स्तर पर लाने की कि वो जो विकल्प है खुद विकल्प बनकर उभरें, लेकिन उनका ये कहना हमेशा बना रहा कि आप जो हैं सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई विकल्प काम नहीं कर सकता, कोई विकल्प कारगर नहीं हो सकता। विद्याशंकर जी, आप हमसे बात करने के लिए यहाँ आए, बजरंग मुनि जी यहाँ पर आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा देश हो मेरा में आपके पास अगर कोई सुझाव है, शिकायत है या सवाल है तो आप हमें वो अपने सुझाव, सवाल या शिकायत हमारी स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ah